हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल हमने एक चैप्टर अपना स्टार्ट किया था जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये एक रेट है जिसके ज़रिए हम एक कंट्री की करेंसी को किसी और कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, या आप बहुत सिंपल टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि ये एक वो रेट है जिसके ज़रिए हम कोई और फॉरेन करेंसी परचेज़ कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ठीक है। देन उसमें आपको बताया था हमने कि जो एक्सचेंज रेट के सिस्टम्स हैं वो कितने होते हैं। मेनली सिर्फ दो ही सिस्टम हैं अब तक जो इजाद हुए हैं या जो बने हैं इस दुनिया में। पहले का नाम तो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स मतलब क्या कि यहाँ पर जो है, जो गवर्नमेंट या फिर जो लीगल बॉडी होती है किसी भी देश की, गवर्नमेंट या एक लीगल बॉडी मतलब जैसे कि आरबीआई हो गया हमारे यहाँ पर, वो जो है दूसरी करेंसी का जो प्राइस है, जो रेट है, उसको फिक्स कर देती है। और उसके बाद जो है डिमांड सप्लाई फोर्सेस यानी कि जो फ्री मार्केट फोर्सेस हैं उनका उसके अंदर चेंज में कोई रोल नहीं रहता। या आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस मतलब क्या होता है? घटना बढ़ना या फिर चेंज होना। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है देश की सरकार जितना रेट चाहे जिस करेंसी का वो उतना अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती है। दूसरा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल मीन्स यहाँ पर जो है फ्लक्चुएशंस की गुंजाइश है, यहाँ पर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। और इसके अंदर जो है, जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की या फिर जो लीगल बॉडीज़ हैं किसी भी देश की, उनका कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर जो है जैसे सिंपल डिमांड सप्लाई फोर्सेस काम करती हैं वैसे ही काम होता है। यानी कि जैसे किसी और कमोडिटी के लिए होता है, यानी अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है तो जो उसका रेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर मान लो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जो करेंसी का प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब उसके अंदर जो हमारा पहला वाला है सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला मैंने आपको बताया था कल ही कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये अब यूज़ में नहीं रहा। इंडिया में लास्ट टाइम 1977 के बाद इसका इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, और पूरे वर्ल्ड में भी वैसा कोई कंट्री नहीं है जो कि फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का इस्तेमाल करता हो। ठीक है। अभी तक तो हुआ कल का, अब आगे चलते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन बता रहा हूँ। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट और एनी लीगल बॉडी ऑफ ए कंट्री डिसाइड्स द रेट ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज इज सिंपली फॉरेन करेंसी। किसी भी विदेशी मुद्रा की हम बात जो कर रहे होंगे वो फॉरेन एक्सचेंज ही बोली जाएगी इकोनॉमिक टर्म्स में। फॉरेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये दो तरह का होता है। पहले का नाम तो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये वाला जो सिस्टम है ये सबसे पहले बना था और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी रहा। देखो, नाम से ही शायद आप समझ सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। आप जानते होंगे ये बात, या आपने सुना होगा किसी फिल्म वगैरह में, मूवी में, सीरियल्स में देखा हो कि पहले जब व्यापार होता था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 100-200 साल पहले की, तो उस टाइम जो है सोने के बदले में व्यापार होता था। यानी कि अगर मान लो आप कोई भी सामान बेच रहे हैं किसी और देश को, तो उस समय जो है गोल्ड के ज़रिए ही व्यापार हुआ करता था। पर उसके बाद जब ये एक्सचेंज सिस्टम बने, विदेशी व्यापार थोड़ा सा और आगे बढ़ा और यूरोपीय इन्फ्लुएंस बढ़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे आपने देखा ना कि ब्रिटेन का पूरा राज था पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया। यानी कि हर कंट्री अपने करेंसी को डिफ़ाइन कर देगी। सपोज़ कीजिए कि जैसे हमारे देश ने, देखो पार्ट किसका है? फिक्स का है। तो इसलिए कौन डिसाइड करेगा इसका रेट? वो करेगी गवर्नमेंट या लीगल बॉडी। जैसे कि मान लो हमारी सरकार ने कह दिया कि 100 रुपये के अंदर 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड। ठीक है। यानी कि जो है मतलब 1 ग्राम गोल्ड की कीमत के हिसाब से या 10 ग्राम गोल्ड की कीमत के हिसाब से हमने जो है अपनी करेंसी का प्राइस फिक्स कर दिया। ऐसे ही मान लो कि अमेरिका ने कह दिया कि 1 ग्राम गोल्ड में हमारे आएंगे $2।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इससे क्या निकलता है, $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़। ठीक है ना। आपने एलिमिनेशन वगैरह तो पढ़े रखा होगा मैथ्स में भाई, 1 ग्राम गोल्ड में 100 रुपये आते हैं, 1 ग्राम गोल्ड में $2 आते हैं, तो फिर जो $1 में कितने रुपए हो गए, 50 रुपये हो गए, सीधी सी बात है। तो ये जो सिस्टम था ये बहुत पहले इस्तेमाल होता था। हर कंट्री जो है अपनी अपनी करेंसी का जो वैल्यू है, जो रेट है, उसको गोल्ड की टर्म्स में डिफाइन या डिटरमाइन कर दिया करता था। ठीक है। जैसा कि रुपया को कर दिया, फिर डॉलर्स को कर दिया, फिर यूरोज़ को कर दिया, फिर पाउंड्स को कर दिया, फिर येन को कर दिया। मतलब जितने भी करेंसीज हैं सब, हर देश के पास अपना अपना राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम फॉलो कर रही हैं। ठीक है। फिक्स है तो क्या होगा कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो आपको खुद डिफाइन करनी है, कि यानी 1 ग्राम गोल्ड की जो कीमत है वो आपके यहाँ पर कितने रुपये, कितने डॉलर्स या अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। बाकी जो है फिर उसके बाद जो ये वाला सिस्टम था ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला। ये लंबे समय तक क्यों नहीं चला? क्योंकि इसके लिए इसकी बहुत सारे डिमेरिट्स थी। देखो मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि हर चीज़ की बहुत सारी मेरिट्स भी होती हैं और डिमेरिट्स भी होती हैं, परंतु क्योंकि ये एक पुराना आउटडेटेड सिस्टम है तो इसलिए इसकी जो है आपको मेनली डिमेरिट्स ही पढ़नी होंगी। ठीक है। सिर्फ गोल्ड की बता रहा हूँ, अभी फिक्स की बात नहीं कर रहे हम। जब फिक्स की बात करेंगे तो फिर जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों की बात करेंगे। पहले एक बार गोल्ड की बात कर लेते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है इसकी डिमेरिट्स क्या हो सकती हैं? भाई हर देश के पास हो सकता है कि बहुत सारा सोना ना हो, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के पास काफ़ी गोल्ड था उस ज़माने में। ठीक है। अमेरिका है या अरब कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह, इनके पास बहुत सोना है। पर बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पर सोने की मात्रा कम होती है, वैसे वो देश अमीर भी हैं। ठीक है। या फिर उनके पास ये सोना ना हो, मतलब व्यापार करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो ना कर पा रहे होंगे। तो पहली डिमेरिट हो गई ये। दूसरा क्या है कि इससे जो है हम महंगाई मंदी के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह को हम चेक नहीं कर सकते इससे। और एक डिमेरिट ये हो सकती है कि क्योंकि ये फिक्स का पार्ट है, वैसे तो ये फिक्स वाले दोनों में ही कॉमन रहेगा, बट क्योंकि ये फिक्स का पार्ट है तो क्या है, कोई भी कंट्री मैनिपुलेट से आराम से कर सकता है। देखो जब भी हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का डिमेरिट लिखेंगे तो पहला तो आप यही लिख सकते हैं कि कोई भी कंट्री अपने अकॉर्डिंग व्यापार को मतलब इफ़ेक्ट करने के लिए, उस पर असर डालने के लिए जो रेट्स हैं, जो वैल्यू है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, उसके साथ छेड़छाड़ करके जो भी सिस्टम है ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर सकता है। ठीक है ना। मान लो कि इंडिया वाले कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ तो सब अच्छा है, तो कोई और कंट्री वाला आके चेक थोड़ी कर लेगा हमारे बिना बताए। जब तक हम खुद नहीं बताएंगे, ये विदेश के सामने नहीं रखेंगे अपनी चीज़ें, इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं रखेंगे अपनी चीज़ें, तो उन्हें क्या पता भाई हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है। चलो 2-3 डिमेरिट्स ये थे। उसके बाद अगला है ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स अभी बताएंगे। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसका दूसरा नाम है एडजस्टेबल पेग। देखो ये जो वर्ड है ब्रेटन वुड्स, ये अमेरिका के अंदर एक जगह का नाम है। ये इस सिस्टम का नाम ब्रेटन वुड्स मॉडल इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो मॉडल है ये अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक बैठक हुई थी, मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ही ये मॉडल बना था। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो कि दिल्ली के अंदर जो है कोई एग्रीमेंट हो गया तो हम नाम रख देंगे उसको दिल्ली एग्रीमेंट। जैसे आप लोगों ने सुना हो कि कश्मीर को लेकर जो है भारत पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था शिमला के अंदर, तो उसको शिमला पैक्ट बोल देते हैं, शिमला एग्रीमेंट बोल देते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर बहुत पहले एक 1944 आई थिंक 1944 में जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद आईएमएफ का गठन हुआ। आईएमएफ तो आप सभी जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देश वगैरह जिससे भी लोन लेते हैं या फिर सभी देशों की इकोनॉमिक कंडीशंस, उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में जो जानकारी देती है संस्था, उसका नाम है आईएमएफ,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म वगैरह आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर हुई थी? यूएसए में हुई थी, ठीक है। यूएसए की कौन सी जगह में हुई थी? ब्रेटन वुड्स में हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद जो है आईएमएफ बना था, ठीक है। दूसरा जो ये वाला एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसका नाम भी ब्रेटन वुड्स सिस्टम इसलिए रखा गया क्योंकि जो है ये यूएसए के ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस के बाद ही बनी थी, या इसका जो प्रस्ताव था वो उस टाइम उसी बैठक के अंदर रखा गया था। नाम समझ गए क्यों आया? चलो भाई। अब दूसरा इसका नाम है एडजस्टेबल पैग सिस्टम। देखो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें या फिर जिस टाइम ये मॉडल बना था 1944 में, उस टाइम पे 2-3 कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि सुपर पावर्स थे या फिर जो है जिनका व्यापार बहुत ज़्यादा था, जैसे आजकल चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है। उस टाइम पे क्या थे? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बोलते थे वैसे, खैर उस टाइम तो उसका नाम ब्रिटेन, यूएसए, रशिया। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ थे जो कि जो है पूरी दुनिया में अपने एक्सपोर्ट्स किया करते थे, अपना सामान बना के बेचते थे। और बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज़ थे जैसे कि फ्रांस, जर्मनी है वे, ये भी थे, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, कई उस टाइम पे आप जानते भी हैं कि बहुत सारे देश इनके गुलाम भी थे, इन सभी के, ठीक है। और बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि इनके सामने कुछ भी नहीं थे, या बार बार जो है इनसे ही व्यापार करते थे। जैसे कि आपको शायद पता हो कि आजकल की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो है मोस्टली जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो किसके साथ है? चाइना के साथ है। तो अगर मान लो पाकिस्तान जो है अपनी करेंसी चेंज करने की जगह अपनी करेंसी को एडजस्ट कर ले, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ एडजस्टेबल पैग सिस्टम। पैग का मतलब होता है जोड़ लेना या कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हमारा ये है भूटान है, ठीक है। सपोज़ करना वैसे है भी, भूटान जो है उसका बहुत सारा ट्रेड, या फिर जो है यूँ कह सकते हैं हम कि 80 से 90% के आसपास का जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, वो सिर्फ इंडिया के साथ ही है, ठीक है। इंडिया के साथ भूटान का ट्रेड है, यानी कि इसको जो है कौन सी फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ने वाली है? इसको पड़ेगी रुपये की ज़रूरत, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि सिर्फ एक बड़े देश के साथ, इंडिया एक बड़ा देश है, भूटान एक बहुत छोटा देश है जिसकी जो है दुनिया में कोई ख़ास पहचान नहीं है, ठीक है। तो भूटान जो है बार बार अपनी करेंसी को चेंज करने की जगह गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या था, हर कंट्री अपनी करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में मेज़र करे, उसके बाद उसे डिफ़ाइन करे पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। बट बार बार अपनी करेंसी को चेंज करने की जगह ये क्या करेगा कि भाई जो इंडिया करेगा हम तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ये बोल देगा कि हमारे जो है जो भी इनके यहाँ पर करेंसी चलती होगी, मैं यहाँ पर जो है क्या लिखूँ, चलो जो भी है, 1 यूनिट ऑफ भूटानीज करेंसी इज इक्वल्स टू ₹0.5, ठीक है। छोटा देश है इसलिए मैं इसकी वैल्यू कम मान रहा हूँ, ठीक है। इसने कह दिया कि जो है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ₹1 के अंदर 2 भूटान की करेंसी आएंगी। इसने ऐसा कह दिया कि मैं तो जो है अपनी करेंसी को इंडियन करेंसी के साथ, इंडियन रुपये के साथ पैग कर रहा हूँ, PEG, पैग मतलब जोड़ रहा हूँ। अब अगर मान लो इंडिया के रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, सपोज़ कीजिए कि इंडियन रुपये जो है चेंजेबल है क्योंकि बड़ा कंट्री है, मान लो कि $1 के अंदर पहले ₹50 थे, सपोज़ कीजिए कि $1 के अंदर अब ₹60 हो गए, तो ऑटोमेटिकली इसी के अकॉर्डिंग जो है भूटानीज करेंसी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मान लो पहले भूटान को जो है $1 ख़रीदना होता तो इसे पे करने पड़ते कितने? 100 अपने यहाँ के 100 करेंसी यूनिट्स। अब अगर मान लो इसको जो है $1 ख़रीदना हुआ तो इसको पे करने पड़ेंगे 120 यूनिट्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो करेंसी खुद चेंज नहीं करेगा, ये किसी बड़े कंट्री के साथ अपनी करेंसी को जोड़ लेगा, कनेक्ट कर लेगा, पैक कर लेगा, जिसके साथ जो है अगर मान लो इसमें कोई फ्लक्चुएशन होता है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी फ्लक्चुएशंस हो जाएंगे। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा जो है मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम आया था 1944 के अंदर, जिस टाइम पे कुछ बड़े बड़े देश ऐसे हो चुके थे जो कि पूरे वर्ल्ड में व्यापार करते थे,
ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड करते थे। और जो है कुछ देश ऐसे थे, जैसे आजकल क्या होता है कि अकेला इंडिया ही बहुत सारे देशों में सामान मंगा रहा है, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। आपको शायद पता हो कि इंडिया जो है आज़ादी से पहले बहुत बड़ा हिस्सा अपने इम्पोर्ट्स का सिर्फ ब्रिटेन से ही लाया करता था। इसके 2 रीज़न थे। पहला, हम उनके ग़ुलाम थे, और दूसरा, उस टाइम पे जो है ना तो इतना फ्री ट्रेड था जैसा आजकल है, और दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन ही उस टाइम पे जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई हम उनके ग़ुलाम थे, तो फिर जो है वो जो सामान बना देते थे अपना ज़बरदस्ती हमारे यहाँ पर बेच दिया करते थे। ठीक है ना। तो इसी वजह से उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडियन रुपये भी इतनी कोई वैल्यू नहीं रखते थे खास। जैसे कि मैं अभी भूटान का एग्जांपल दे रहा था, तो उस टाइम पे वो लोग जो है हमारे इंडियन रुपये की एग्जांपल दिया करते होंगे। ठीक है, तो जो है उस टाइम पे पाउंड के साथ हमारा जो इंडियन रुपये था वो कनेक्टेड था। अगर मान लो इनकी करेंसी में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन रुपये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेटन वुड्स मॉडल का इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये अमेरिका के ब्रेटन वुड्स के अंदर बना था। इसका नाम एडजस्टेबल पैग इसलिए है क्योंकि जो है जो छोटे कंट्रीज़ थे, या फिर एक ऐसा कंट्री जो कि किसी दूसरे बड़े कंट्री के साथ बार बार ट्रेड करता हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि वैरायटी कम हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक है, यानी कि अगर मान लो यूएसए को ट्रेड करना है तो किसी 2-3 कंट्रीज़ के साथ कर लेगा, या मान लो इंडिया को ट्रेड करना है तो वो जो है, क्योंकि इंडिया उस टाइम एक छोटा देश था, इतना कोई ख़ास इसके अस्तित्व नहीं था, तो अगर मान लो इंडिया को ट्रेड करना है तो वो 2 या 3 कंट्रीज के साथ कर लेगा, और वो जो है जो उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टर होगा, उसके साथ ही जो है वो अपने करेंसी को पैग कर लेगा। पैग मतलब जोड़ लेगा। ठीक है, तो जब जो है इसके अंदर फ्लक्चुएशंस होंगी, हमारे वाले के अंदर ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएशंस हो जाएंगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बाकी ना हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो भाई, अब ये 2 सिस्टम कौन से थे? ये थे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहला गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और दूसरा एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल वैसे मैंने कल भी बताया था। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, यहाँ पर जो है मार्केट फोर्सेस के पास सारी पावर्स होती हैं। मार्केट फोर्सेस हैव ऑल द पावर्स। ठीक है, व्हाट आर मार्केट फोर्सेस? दे आर द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब आप हो सकता है पूछने लगें कि भाई जो डिमांड सप्लाई होती है किसी भी करेंसी की, वो होती कहाँ पर है? और जैसे कि डिमांड सप्लाई हमारे जो नॉर्मल गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, इनकी कहाँ पर होती है? हमारे लोकल मार्केट्स के अंदर, जो भी आपके आसपास मार्केट्स हैं वहाँ पर होती है। ठीक है ना। बट अगर हम पूछें कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड सप्लाई कहाँ पर होती है, वो होती है इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर। ये मार्केट कहाँ पर स्थित है किसी को नहीं पता। ठीक है, बट बोलते ऐसा है, इंटरनेशनल मनी मार्केट। मतलब इसके लिए एजेंसीज़ हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया IMF टाइप एजेंसीज़ हैं। बाकी जो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, तो RBI जो है डील करता है किसी और देश के साथ, और वहीं पर जो है ये सब डीलिंग्स होती हैं। उसी डीलिंग्स का जो स्पॉट है, ऐसे ही इमेजनरी स्पॉट है, उसको हम इंटरनेशनल मनी मार्केट बोल दिया करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट प्लेस है, बस यूँ ही बोल देते हैं। बाकी कई लोग नाम लिखने के लिए इसे बोल देंगे कि IMF ही इंटरनेशनल मनी मार्केट है, कुछ लोग वर्ल्ड बैंक बोल देंगे इसके लिए, बट ऐसा कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। मान लो कि मेरा जो कंट्री है इंडिया है, या हमारा कहें RBI जो है सीधा अमेरिका के सेंट्रल बैंक से डील कर रहा है। ठीक है, तो फिर जो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम इंटरनेशनल मनी मार्केट नहीं बोल सकते। कोई बिचौलिया की आवश्यकता, कोई एजेंट की आवश्यकता नहीं है, सीधे भी डील कर सकते हैं कंट्री के सेंट्रल बैंक्स। ठीक है ना। फ्लेक्सिबल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर जो है रेट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। फिक्स सिस्टम का जो मेरिट्स थे वो बताना भूल गया मैं। जो फिक्स सिस्टम है उसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं भाई? पहला तो ये है कि स्टेबिलिटी बनी रहती है। मैंने आपसे जैसे अभी कहा, फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशंस किस चीज़ के? रेट के, फॉरेन एक्सचेंज रेट के। जैसे कि आप आजकल देखते होंगे, अब क्योंकि फ्लेक्सिबल सिस्टम है तो आप देखते होंगे कभी डॉलर के प्राइस घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, वैसे बढ़ ही रहे हैं, बट फिर भी फ्लक्चुएशंस हैं, यानी कि डेली चेंज होते हैं। जैसे गोल्ड के प्राइस चेंज होते हैं,
इसी तरह से डॉलर के जो प्राइस हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल हैं ये। बट क्योंकि फिक्स सिस्टम के अंदर सरकार को तय करना है तो वो जो है उसको स्टेबल रखती है, ठीक है। स्टेबिलिटी बनी रहती है किसके ज़रिए? फिक्स सिस्टम के ज़रिए। दूसरा है जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, यानी कि बड़े स्तर पर पूरे देश के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ होती हैं किसी भी देश के लिए, उनको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। फिक्स सिस्टम के अंदर क्योंकि फ्लक्चुएशंस नहीं है तो इसलिए आप एक बार पॉलिसी बना दो, उसको बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, पॉलिसीज़ फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री जैसे कि हो गया चाइना, इसके साथ जो है अपने जो टैक्स रेट्स हैं, एक्साइज ड्यूटी है, उसको बढ़ा दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। पर अगर मान लो कि बार बार जो है उस करेंसी का प्राइस कम हो जाए, ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो हमें ज़्यादा खरीदनी चाहिए। आपने डिमांड सप्लाई में पढ़ रखा है, तो आप डिमांड क्या कहता है? अगर मान लो किसी चीज़ का प्राइस कम है तो कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड ज़्यादा करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो जी है, जब मान लो चाइनीज़ करेंसी के प्राइस कम हो जाएं तो हम उनके जो है ज़्यादा गुड्स खरीद सकते हैं अपने यहाँ के कम पैसे पे करके वहाँ से ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा सिस्टम? फ्लेक्सिबल सिस्टम। तो इसलिए फिक्स मॉडल का एक मेरिट ये भी हो सकता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो भी स्टेबल रह सकती हैं। दूसरा एक और हो सकता है कि इन्फ्लेशन चेक होती रहती है, यानी कि महंगाई जो है कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है इंटरनेशनली, उसको चेक करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। बहुत सिंपल कैसे? अगर मान लो कि आपको जो है ज़्यादा गोल्ड देना पड़ रहा है, क्योंकि गोल्ड के सिस्टम में हुआ करता था, तो मान लो आपको गोल्ड का अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो महंगाई बढ़ गई, गोल्ड का अमाउंट कम पे करना पड़ रहा है तो महंगाई घट गई। जबकि आजकल क्या होता है, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है घट रही है। नाम को जो है टीवी वाले कभी बोल देंगे, आप टीवी पे सुनना, पिछले आपने 3 महीने में सुना होगा इकोनॉमिक स्लो डाउन, आपने सुना होगा डिफ्लेशन, मंदी चल रही है, एक तरफ आप सुन रहे होंगे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। तीनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं साथ में? वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आप महंगाई मंदी के ऊपर चेक आज के टाइम में बहुत मुश्किल है जो कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि एक तरफ से चल रहा है स्लो डाउन, एक तरफ चल रही है मंदी, एक तरफ चल रही है महंगाई, ठीक है। फ्लेक्सिबल सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, जबकि फिक्स सिस्टम के अंदर बहुत इजीली आप जो है इन्फ्लेशन को चेक कर सकते थे। चलिए, इसके डीमेरिट्स भी बहुत सारे थे। डीमेरिट्स क्या थे? इसके लिए पहला तो मैंने आपको बताया था पहले वाले में भी कि हमें जो है ढेर सारे रिज़र्व चाहिए होते थे सोने के। अगर आप सोने की टर्म्स में व्यापार करेंगे तो आपको जो है सोना चाहिए होगा ना उसके लिए। वैसे आजकल हम करेंसी यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोना इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं किसी और देश से सामान इंपोर्ट करना तो सोना लेके आओ। दूसरा, क्योंकि आपको रिज़र्व चाहिए होते थे तो इससे क्या होता है, रिज़र्व रखने के लिए, गोल्ड के रिज़र्व रखने के लिए आप जो है कैपिटल को मूव नहीं कर सकते आराम से। आपको पहले रिज़र्व दिखाने पड़ेंगे, एक प्लेस पे रखने पड़ेंगे गोल्ड, रखना पड़ेगा गोल्ड, जो कि जी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ी दुविधा है, ठीक है। तो ये भी डिमेरिट था इसका। एक वर्ड होता है वेंचर कैपिटल। ये वर्ड बहुत बार यूज़ होगा, बिजनेस में भी यूज़ होने वाला है, यहाँ पर भी होने वाला है। वेंचर कैपिटल, देखो कैपिटल क्या होती है? समथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर जो है समथिंग दैट हैव रिटर्न, जिसके ज़रिए हम कुछ रिटर्न, कुछ अर्न करने के बारे में सोच रहे हैं। वेंचर कैपिटल होती है जब जो है हम किसी दूसरे कंट्री की करेंसी को परचेज़ कर रहे हों, ख़रीद रहे हों, क्या सोच कर? एक इन्वेस्टमेंट के रूप में, ठीक है ना। आप किसी और कमोडिटी में इन्वेस्ट ना करके आप किसी और कंट्री की करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं एक इंडिया का नागरिक हूँ जो कि मुझे लग रहा है, या आमतौर पे आप लोगों को भी लगता होगा कि डॉलर्स जो है इनकी वैल्यू बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ डॉलर्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो क्यों ना मैं जो बहुत सारे डॉलर्स आज लेके ख़रीद कर रख लूँ अपने पास,
और 4 साल बाद बेचूं, ठीक है ना। यानी कि आप जो है ऐसे शेयर्स खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, उसी तरह से आप जो है किसी और कंट्री की करेंसी को परचेज करना चाहते हो। तो वो जो आपके पास किसी और कंट्री की करेंसी रखी हुई है स्टॉक में या फिर जो है रिज़र्व में या आपके पास कैपिटल के रूप में, वो होगी वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं वेंचर कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज विद अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, या किसी और कंट्री का भी हो, जो भी आपके पास जो है किसी और कंट्री की करेंसी रखी हुई है वही आपकी वेंचर कैपिटल है। क्यों रखते हैं हम इसे? हम उम्मीद करते हैं कि उस कंट्री की करेंसी का प्राइस बढ़ जाएगा और मैं आने वाले समय के अंदर इसको बेच दूंगा। ये भी एक तरह का बिजनेस है, आजकल ये बहुत होता है। क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, करेंसीज़ के प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। बट फिक्स में क्या था, क्योंकि करेंसीज़ के प्राइस घटते बढ़ते तो हैं ही नहीं, तो कोई भला किसी और कंट्री की करेंसी खरीद के क्यों रखेगा। तो बोल सकते हैं आपकी डिमेरिट जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का ये भी था कि ये वेंचर कैपिटल को डिस्करेज करता था। कोई भी व्यक्ति वेंचर कैपिटल लेने के लिए आगे नहीं बढ़ता था। क्यों? क्योंकि उसको इसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा। आप कोई चीज़ लेके क्यों रखते हैं? सोना लेके रखते हैं लोग, क्यों? ज़मीन लेके रखते हैं लोग, क्यों? ये सोचकर कि भविष्य में जो है इसकी कीमत बढ़ जाएगी, प्राइस इसका बढ़ जाएगा और मैं इसको बेच के प्रॉफिट कमा सकूँगा, ठीक है। और फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर यही प्रॉफिट होता है, मतलब यही फ़ायदा होता है कि आपके पास ऑप्शन है वेंचर कैपिटल लेके रखने का और इससे प्रॉफिट कमाने का, जबकि जो फिक्स सिस्टम के अंदर ये नहीं होता। चलिए, हो गए मेरिट्स डिमेरिट्स, वैसे इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं। फ्लेक्सिबल पे आते हैं। फ्लेक्सिबल सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसके अंदर डिमांड सप्लाई फोर्सेस ही किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिफाइन करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। अब इसके बाद जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल के कोई पार्ट्स नहीं है, ये अपने आप में एक ही है, मैनेज्ड फ्लोटिंग। आपने शायद बैंकिंग में पढ़ा था, मैनेज फ्लोटिंग फंक्शन भी परफॉर्म करता है हमारा आरबीआई, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लक्चुएशंस मीन्स करेंसी के प्राइस बहुत ज़्यादा घटते बढ़ते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि देखो फ्लक्चुएशंस होना अच्छी बात है एक फ्री मार्केट के लिए, पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होना अच्छी बात नहीं है। तो उसको मैनेज करने के लिए हर कंट्री का सेंट्रल बैंक एक फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आरबीआई एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसका नाम है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग मतलब क्या है कि वो जो है एक चेक रखता है फ्लक्चुएशंस के ऊपर, या आप बोल सकते हैं फंक्शन परफॉर्म्ड बाय आरबीआई टू स्टेबल द फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि हमारा जो आरबीआई है वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेज फ्लोटिंग का, किस लिए? फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आपको इसका सिस्टम समझाने लगूँ मैं, ठीक है, तो क्या सिस्टम होता है, आरबीआई जी है अपने पास हर करेंसी का, फॉर एग्जांपल हम 4-5 करेंसी का नाम ले लेते हैं, यूरोज़, पाउंड्स, डॉलर्स, ठीक है। इन 3 करेंसी का जो है आरबीआई के पास बहुत बड़ा रिजर्व रखा हुआ है। रिजर्व मतलब उसने जो है अपने पास ये तीनों करेंसीज परचेज कर रख रखी हैं। अब यदि मान लो कि इंडिया के लोग जो है सडनली यूएसए से बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लगे, यूएसए से मतलब सामान मंगाने लगे, इंपोर्ट्स करने लगे। मैंने आपको बताया था कि जब हम इंपोर्ट्स करेंगे यूएसए से हमने किए इंपोर्ट्स, तो आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। पेमेंट्स किस में करेंगे आप? डॉलर्स में करेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, इंडिया के अंदर जो है डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जो डिमांड है डॉलर्स की वो इंक्रीज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें पेमेंट्स करनी है इसलिए। तो आप जानते हैं कि जब हम डिमांड किसी चीज़ की बढ़ा देंगे, किसी कमोडिटी की बढ़ा देंगे या किसी करेंसी की बढ़ा देंगे, तो जो इसका प्राइस है इससे क्या होगा, डॉलर्स का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ डॉलर्स विल राइज, ठीक है ना। जो प्राइस है डॉलर्स का वो भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। बट इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हो सकता है
डॉलर्स की सप्लाई भी बढ़ा दी जाए। तो हमारा जो आरबीआई है वो एकदम से अपने रिजर्व्स लेके आएगा जो इसने जमा कर रखे थे, ये जो है यहाँ पर एक इंजेक्शन कर देगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। देखो जब एक्सेस डिमांड होती है, डिमांड जो है ज़्यादा हो जाती है तभी तो प्राइस बढ़ते हैं। बट अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड को हम बैलेंस कर सकें, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो सकें, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और जो ये प्राइस है वो फिर से बैलेंस रहेगा, यानी इक्वल ही रहेगा। ठीक है। तो मैनेज फ्लोटिंग से आरबीआई जो है जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं उनको कंट्रोल करता है, और जो है इन फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। इसे शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। ये किसके पास होते हैं, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास। आप अपने लिए याद रख लो कि आरबीआई के पास ये रिजर्व होता है। आरबीआई का एक फंक्शन था मैनेज फ्लोटिंग, आपने जब पढ़ा था उस टाइम बताया था मैंने बैंकिंग के अंदर, बट फिर से जी अब डिटेल में आया है क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ। मैनेज फ्लोटिंग एक फंक्शन है जो कि हर कंट्री का सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को या किसी भी फॉरेन करेंसी के प्राइस को स्टेबल करने के लिए। कैसे करता है, अपने पास से रिजर्व्स को घटा बढ़ाकर। जैसे यहाँ पर तो क्या था, जो डॉलर्स का प्राइस था वो डॉलर्स की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी, इसलिए इसने अपनी सप्लाई खोल दी। बट अगर मान लो कि हमारे यहाँ पर जो है इंपोर्ट्स कम हो गए, इंडिया वाले लोगों ने यूएसए से सामान मंगाना कम कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, डॉलर्स की डिमांड कम हो जाएगी। डॉलर्स की डिमांड कम होने से हम जो है जो प्राइस है डॉलर्स का वो रिड्यूस होगा। बट उस प्राइस को रिड्यूस भी होने नहीं देती है सरकार, या आप कहें आरबीआई। वो क्या करेगा, जो बहुत सारे डॉलर्स की एक्सेस डिमांड थी उसको सोक कर लेगा, अपने रिजर्व में उठा के भरने लगेगा। जो पहले रिज़र्व खाली किए थे यहाँ पर वो रिज़र्व फिर से भरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इसके ज़रिए फिर से जो प्राइस है, अल्टीमेटली करना क्या है, प्राइस को स्टेबल करना है। मान लो कि 60 रुपये है $1, तो ये इसके आसपास ही घूमता रहेगा, 60 के आसपास। अब देखते होंगे ना बहुत कम 1-2 रुपये बढ़ता है। ठीक है, ज़्यादा बढ़ता करता नहीं है इसलिए। चलिए, ये मैनेज फ्लोटिंग होती कहाँ पर है, ये होती है जब जो है कोई भी कंट्री फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रहा हो। आज के लिए इतना ही। इसके जो डिमेरिट्स और मेरिट्स हैं फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम के, वो बाद में बताएंगे आपको। थैंक यू।